डियर व्यूवर्स, कुछ दिन पहले मैंने एक सर्वे कराया था अपने चैनल पे और उस सर्वे में मैंने आपसे ये पूछा था कि अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने जो वोटिंग की थी वो की थी नवजात शिशु की नॉर्मल समस्याओं को। तो उस वोटिंग का सम्मान करते हुए आज मैं ये टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि जो नवजात शिशु हैं उनकी जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि हमें देख के ऐसा लगता है कि बीमारी है और हम चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं और डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हालांकि इसमें किसी तरह की कोई चिंता की ज़रूरत नहीं होती है और बार बार डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नूर आलम खान, आपका अपना पीडियाट्रिशियन, और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। तो दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिएगा। और जो भी आपके आसपास आपके रिलेटिव्स में प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जिनके घर में न्यूबॉर्न्स हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दिएगा। ये वीडियो क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उन कॉमन रिफ्लेक्सेस की जो कि एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे कि स्नीजिंग यानी कि छींकें। अक्सर मदर कंप्लेन करती हैं कि बच्चों को छींकें आ रही हैं, हिचकियाँ आ रही हैं और बच्चा अंगड़ाई ले रहा है। तो ये छींकें, हिचकियाँ और अंगड़ाई ये सब नॉर्मल रिफ्लेक्सेस हैं। बच्चों में जो स्नीजिंग है वो ज़ुकाम या कोल्ड का सिम्टम नहीं है। बच्चों में एक जो छोटे बच्चों में जो नोज़ के अंदर सिक्रीशन आते हैं, नोज़ के अंदर क्रिस्टिंग हो जाती है, वो बच्चा खुद से साफ़ नहीं कर सकता। ना वो छींक सकता है, ना वो छींक नाक को साफ़ कर सकता है। तो स्नीजिंग ही एक ऐसा इकलौता मैकेनिज़्म है जिससे कि वो खुद से अपनी नोज़ को साफ़ कर सकते हैं। तो अगर बच्चे में स्नीजिंग हो रही है, छींकें आ रही है, तो इसका मतलब कि जो सिक्रीशन है निकल के वो उसके नोज़ के अंदर की लेयर है उसको इरिटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से छींकें आ रही हैं। तो इसमें आपको एंटी कोल्ड सिरप और एंटीबायोटिक्स और डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक सिंपल नेज़ोक्लियर ड्रॉप जो आती है, जो मैंने पहले की वीडियो में बताई हैं, और उस ड्रॉप को आप बच्चे के नोज़ में डालिए और उसको क्लीन करिए। क्लीन करने का मेथड मैंने अभी तक नहीं बताया है, आगे आने वाली वीडियोस में मैं नोज़ को क्लीन करने का मेथड बताऊंगा। तो आपको बस नोज़ को क्लीन कर देना है बच्चे की और वो स्नीजिंग बच्चे की ठीक हो जाएगी। दूसरा होता है हिक्कप यानी कि हिचकियाँ। तो हिचकियाँ जैसे बड़ों में नॉर्मली आती रहती हैं, वैसे बच्चों में आती रहती हैं। वो जो डायफ्राम है, जो जिससे कि हम बच्चा सांस लेता है, डायफ्राम, तो उस डायफ्राम के सडन स्पार्क्स की वजह से हिचकियाँ आती हैं, जो कि नॉर्मल है, किसी भी तरह की इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आती है अंगड़ाई लेना, यॉनिंग करना। बच्चा अंगड़ाई लेता है, अंगड़ाई ले रहा है अगर आपका बच्चा, मतलब आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। अंगड़ाई लेना एक गुड साइन है। अंगड़ाई अगर बच्चा ले लिया तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि बच्चे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरे नंबर पे आता है इरिथमा टॉक्सिकम। आपने देखा होगा अगर नवजात बच्चे आपके घर में हैं तो दूसरे तीसरे दिन जन्म के बच्चे के पूरे पूरे बदन पे फेस स्टार्ट होके और धीरे धीरे बॉडी पे आते रहते हैं एक छोटे छोटे से रेड कलर के दाने होते हैं, रेड कलर के रैशेस होते हैं, जो कि रैशेस रेड होता है और बीच में उसका कलर हल्का होता है, पेल होता है। ये रैशेस देख के अटेंडेंट समझते हैं बच्चों को रैश खसरा हो गया, चेचक हो गया, ये सब चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जब बच्चा डिलीवर करता है तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, कपड़ों के, लोगों के हाथ के टच के कांटेक्ट में आता है। तो इन सब चीज़ों के टच की वजह से बच्चे की जो स्किन है उस पर एक इरिटेशन होता है, स्किन पे एक एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से ये रैशेस निकलते हैं। एक हफ्ते में आते आते बच्चा धीरे धीरे इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने लगता है और ये रैशेस अपने आप ख़त्म होने लगते हैं। इसमें भी आपको किसी डॉक्टर को दिखाने की, डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जब बच्चा आपका डिलीवर करे तो नवजात शिशु को नए कपड़े ना पहनाएं, क्योंकि अक्सर उसमें जो स्टार्च होता है, जो कोटिंग होती है उसको शाइनिंग के लिए, उस कोटिंग से बच्चे की स्किन पे इरिटेशन होता है। तो जो भी आप कपड़ा बच्चों को पहनाएं डिलीवरी के बाद, वो एक बार धुला हुआ होना चाहिए। एक बार उसको अच्छे से धो दें, उसके बाद वो आप बच्चों को पहनाएं और बच्चों को बिल्कुल साफ़ हाथों से छुएं। उसमें किसी तरह का कोई जो कपड़े हैं वो ऐसा ना हो कि सिंथेटिक पहना रहे हैं आप। कॉटन का कपड़ा, कॉटन का एक बार का धुला हुआ कपड़ा बच्चों को पहनाइए, तो ये रैशेस नहीं होंगे। और मान लीजिए अगर हो भी जाते हैं तो एक हफ्ते में धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे आता है स्किन की पीलिंग। जो टर्म बच्चे होते हैं या पोस्ट टर्म बच्चे होते हैं, मतलब 9 महीने पूरे होने के बाद जो पैदा होते हैं, तो अक्सर उनमें देखा जाता है तो स्किन जो होती है बच्चे की वो निकल रही होती है। तो उसके लिए भी पेरेंट परेशान हो जाते हैं, उसको लेके चिंतित हो जाते हैं। तो ये स्किन पीलिंग एक्चुअली वो स्किन है जो इंट्रायूट्राइन यानी कि बर्थ के से पहले बच्चे के अंदर थी। अब वो स्किन मैच्योर हो चुकी है और वो धीरे धीरे पील होकर निकलेगी और अंदर से नई स्किन आएगी।
तो ये भी एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें भी किसी तरह की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ बच्चों में जो नोज़ के आसपास वाइट वाइट से दाने दिखते हैं, वाइट या पीले रंग के दाने नोज़ के आसपास दिखते हैं यहाँ पे, तो ये मिलिया कहलाता है। जो यहाँ पर जो ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें किससे कि ऑयल निकलता है, वो ग्रंथियाँ ब्लॉक होती हैं बच्चों की, और उनकी ओपनिंग अभी बनी नहीं होती अच्छे से, तो जिसकी वजह से अंदर जो सिक्रीशन है वो इकट्ठा होने लगता है। तो ये भी अपने आप ठीक हो जाता है, जैसी ओपनिंग ओपन होती है वो सारा सीबम बाहर निकल जाता है और बच्चा धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी एक कॉमन समस्या है, इसमें भी किसी तरह की चिंता की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर 5वें नंबर पे आता है न्यूबॉर्न बच्चों के मुहासे, यानी कि एक्ने नियोनेटरम जिसे हम बोलते हैं। तो फेस पे या फोरहेड पे अक्सर जो 4-5वें दिन से बच्चों को देखा जाता है कि उनको मुहासे हो जाते हैं। अटेंडेंस बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे मुहासे हो गए हैं, वो तो प्यूबर्टी पे आते हैं या उसके बाद आते हैं। तो ये भी एक न्यूनेट का अलग जो एक्ने हैं, न्यूनेट का अलग मुहासे हैं, ये इसी एज पर होता है और ये भी धीरे धीरे निकल जाता है, ये भी अपने आप सही हो जाता है। किसी तरह का इसमें आपका कोई ऑइंटमेंट, क्रीम या इन सब चीज़ों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस सब चीज़ें आप लगाएंगे तो वो चीज़ों को वर्सन करेगा, ख़राब करेगा। अगला जो हम बात करेंगे वो मास्टाइटिस नियोनेटरम की बात करेंगे। कुछ मदर्स ये कंप्लेन लेके आती हैं हमारे पास कि जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी है उसका जो ब्रेस्ट है वहाँ पर गांठें हैं, और ये तीसरे चौथे दिन से दिखना स्टार्ट होती हैं। और ये एक्चुअली होती इस वजह से है कि जो बच्चे का लीवर है वो भी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता है, तो जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, उनको अच्छे से ये रेगुलेट नहीं कर पाता है, उनको ये मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। तो ये जो हार्मोन है वो बॉडी में उनका लेवल बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। जो गांठें हैं ये अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। इससे बच्चे का अगर लीवर मैच्योर होता है और उसके जो हार्मोन्स लेवल नॉर्मल आता है तो ये भी कम हो जाता है। इसमें हालांकि आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें किसी भी तरह का आपको उसको प्रेस करके आपको मिल्क निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिकाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। गलती से अगर वो इन्फेक्ट हो गया तो वो एब्सेस बन जाएगा, मवाद बन जाएगा, और वो मवाद अगर बन गया तो उसको ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है उसका। तो इसलिए जब भी आपको इस तरह की गांठें दिखें तो बच्चे के दोनों तरफ ब्रश में, तो आपको ना प्रेस करें ना उसका जो सिकाई करें उसकी, बस एज इट इज़ छोड़ दें, वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। 7वें नंबर पे आता है बोर्ड लेग्स। बोर्ड मतलब मुड़े हुए पैर। अक्सर जो न्यूबॉर्न्स हैं उनमें देखा जाता है जो पैर उनके हैं वो टेढ़े होते हैं, मतलब दोनों जो लेग्स हैं वो इस तरह से होते हैं, मुड़े हुए बाहर की तरफ ऐसे कर्व्ड होते हैं। पेरेंट्स परेशान होते हैं कि ये तो पैर टेढ़े हैं बच्चे के, ये कैसे नॉर्मल रहेगा। ये जो बोर्ड लेग्स हैं वो जो मदर के अंदर बेबी होता है, इंट्रायूटाइन यूट्रस के अंदर, यूट्रस का शेप इस तरह से होता है। इस शेप के अंदर बच्चा जो होता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका लेग भी उसी की वॉल के हिसाब से अपना शेप लेता है। बाद में जब बच्चा डिलीवर करता है तो ये हमें देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये स्ट्रेट हो जाता है और 1 साल आते आते ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इसके लिए भी आपको किसी तरह का उसको पैर को मोड़ने की या मालिश इस तरह से करने की, टेढ़ा मेढ़ा करने की, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एक नॉर्मल है और ये भी अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा 1 साल के बाद आते आते ये ख़त्म हो जाएगा। 8वें नंबर पे हम बात करेंगे वेजाइनल ब्लीडिंग की। जो एक फीमेल न्यूबॉर्न बेबी होती हैं उनमें अक्सर 4-5वें दिन पे ये देखा जाता है कि उनकी जो वजाइना है वहाँ से ब्लड आ रहा होता है। ये ब्लड देख के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। ये ब्लड न्यूबॉर्न बेबीज़ में मदर के हार्मोन की वजह से होता है और ये किसी तरह की कोई इंजरी की वजह से नहीं होता है, किसी तरह की किसी अबनॉर्मलिटी की वजह से नहीं होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। और जैसे ही ये रेगुलेट होता है ये भी अपने आप बंद हो जाती है। 4 से 5 दिन इसको लग सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगले नंबर पे हम बात करते हैं क्राई ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, यानी कि यूरिन करने से पहले, पेशाब करने से पहले रोना। तो पेशाब जब बच्चों को लगती है तो बच्चों को ये नहीं पता कि ये यूरिन पास करने का, यूरिन लगने का सेंसेशन है। किसी अडल्ट को लगा तो उसे पता है कि हाँ ये यूरिन है, यूरिन करना है, यूरिन पास करना है। बच्चों को नहीं पता, बस उसका ब्लैडर डिस्टेंट होता है, उसको डिस्कम्फर्ट होता है, वो क्राई करना स्टार्ट करता है, बच्चा रोता है और तब तक रोता है जब तक यूरिन पास करना स्टार्ट ना हो जाए। जब यूरिन पास करना शुरू करता है बच्चा तो चुप हो जाता है। यूरिन पूरा पास करने के बाद जब उसका जो नेपी है या उसने जो पहन रखा है वो गीला हो जाता है, गीला होने के बाद उसको फिर से डिस्कम्फर्ट होता है गीलेपन की वजह से, जिससे बच्चा फिर रोता है। तो एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में यूरिन करने से पहले रोना, यूरिन करने के दौरान चुप हो जाना और यूरिन करने के बाद फिर से क्राई करना, ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को यूरिन का इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है।
हाँ, अगर आपके बच्चे यूरिन करते टाइम रो रहा है, यूरिन करने से पहले और यूरिन करने के टाइम भी रोता जा रहा है और यूरिन को बीच बीच में रोक रहा है, तो हो सकता है कि उसको यूरिन का इन्फेक्शन हो। तो आपको ये वॉच करना है, ये ऑब्जर्व करना है कि वो एक्चुअल ड्यूरेशन क्या होती है, किस टाइम पे वो रोता है। अगर जो मैंने पहले बताया, अगर उस तरह से रो रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम बात करेंगे नाइट किराए की, यानी कि रात में बच्चे का बहुत ज़्यादा रोना। अक्सर मदर्स अपने बच्चों को इमरजेंसीज में लेके आती हैं कि बच्चा पूरी रात रोया है, चुप ही नहीं हुआ है। तो इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बच्चा एक जो लिक्विड इन्वायरमेंट है उसमें बच्चा पड़ा होता है, और माँ दिन भर टहलती है, घूमती है, चलती है, तो बेबी उसमें झूलता है, एक झूले की तरह बच्चा उसमें घूमता रहता है, झूलता रहता है। तो वो बच्चा उसकी वजह से सोता रहता है दिन में, माँ के पेट के अंदर ये उसका साइकिल होता है। फिर जब रात में मदर आके लेटती है, सोती है, आराम करती है, तो वो बेबी उठता है, जागता है। तो यही रूटीन उसका पैदा होने के बाद भी चल रहा होता है, शुरू के 2 से 3 महीने। तो उसमें ये होता है बच्चा दिन भर सोता रहता है, दिन में सोता है, और रात में जब वो जगता है तो पूरी रात वो जगता रहता है, पूरी रात वो उसी रूटीन को फॉलो करता रहता है। तो ये एक नॉर्मल रूटीन है जो कि उसका इंट्रायूटेराइन था। तो इस रूटीन को चेंज करने के लिए आपको वेट करना होगा, 1 से 2 महीने या 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि दिन के टाइम पे आप अपने रूम की रोशनी को तेज़ रखें, रूम की रोशनी को नॉर्मल रखें, ताकि बच्चा अगर सो भी जाए तो उसको लाइट का एहसास होता रहे। रात के टाइम पे अपने रूम की लाइटों को डिम करके रखिए। बच्चा अगर जग भी जाता है तब भी आप डिम करके रखिए, बंद करके रखिए। तो धीरे 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 उसका इफेक्ट आएगा और आपका बच्चा जल्दी 1 से 2 महीने में उसका रूटीन चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये समस्या आपको नहीं आएगी। फिर बात करते हैं लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की। मदर्स 2 तरह से कंप्लेन लेके आती हैं। एक पहली कंप्लेन तो ये कि मेरा बच्चा दिन में 5 से 6 बार लैट्रिन कर रहा है। दूसरी मदर कंप्लेन ये लेके आती मेरा बच्चा 4 से 5 बार दिन में भी लैट्रिन नहीं पास किया। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि एक न्यूबॉर्न बेबी की जो बॉवल हैबिट्स होती हैं, यानी कि जो उसकी स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी होती है वो रेगुलर नहीं होती है, और उनकी जो रिदम है वो एडल्ट की तरह नहीं होती है। आपका बच्चा अगर 7 दिन में 1 बार स्टूल पास कर रहा है या दिन में 7 बार पास कर रहा है तो ये दोनों बच्चे के लिए नॉर्मल है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। दिन में अगर 7 बार वो कर रहा है स्टूल, यानी कि लैट्रिन पास कर रहा है, और 7 दिन में 1 बार कर रहा है, तो दोनों नॉर्मल हैं, जब तक कि बच्चे को कोई दिक्कत ज़्यादा ना हो। अगर बच्चा आपका बिल्कुल प्लेफुल है, एक्टिव है, वेट गेन हो रहा है, वो 7-7 दिन में लैट्रिन कर रहा है, 7-7 दिन में स्टूल पास कर रहा है, तो ये बच्चे के लिए नॉर्मल है। और अगर वो दिन में 7 बार कर रहा है लेकिन स्टूल बिल्कुल वाटरी नहीं है, बिल्कुल पानी तरह नहीं है, बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं है, बच्चे का वेट गेन हो रहा है, प्लेफुल है, एक्टिव है, तो ये भी नॉर्मल है। अक्सर जो बच्चे ब्रेस्ट फीड ले रहे होते हैं वो 4 से 5 बार स्टूल पास करते हैं दिन भर में, और जो कॉन्स्टिपेशन उनको ज़्यादा होता है जो कि फार्मूला फीड ले रहे होते हैं या काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क ले रहे होते हैं, क्योंकि उनमें जो प्रोटीन होती है वो केसीन प्रोटीन होता है जो कि हार्ड होता है। इस प्रोटीन से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आप कर ये सकते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वाले हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें। 5 से 6 बार भी स्टूल अगर हो रहा है तो समस्या नहीं है। आपका बच्चा का वेट गेन अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप फार्मूला मिल्क बनाएं या काऊ मिल्क दें तो उसमें आप डाइल्यूशन का बहुत ध्यान रखें। अगर आपका दूध ज़्यादा गाढ़ा होगा, फार्मूला मिल्क आपने बनाया, तो जो एग्जैक्ट जो उसका कंसनट्रेशन होना चाहिए अगर वो नहीं है, आपने कम पानी लिया है, गाढ़ा अगर दूध है आपका, तो उससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो मदर को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, फ्लूइड इनटेक अपना बढ़ाएं, जिसकी वजह से मिल्क जो होगा उसमें फ्लूइड की मात्रा अच्छी होगी और आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर आपके बच्चे को 7 दिन के बाद स्टूल पास हो रहा है और बच्चे का पेट फूल चुका है, बच्चा फीड नहीं ले पा रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और लास्ट में मैं बात करूँगा वॉमिटिंग की। मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है जो कि आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं कि वॉमिटिंग, बच्चे में वॉमिटिंग हो तो क्या करें। उस वीडियो में मैंने डिटेल बता रखा है। यहाँ पर बस मैं इतना आपको कवर करना चाहूँगा कि जो वॉमिटिंग है या रिगर्जिटेशन जिसको हम कहते हैं, बच्चे का दूध पलटना, अगर 25% से कम दूध पलट रहा है, अगर आपने फार्मूला मिल्क दिया तो आप नाप सकते हैं कि आपने मान लिया 6 चम्मच दिया और उसने 1 चम्मच दूध पलटा है, तो ये नॉर्मल है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपको दूध ना पलटे तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप उसको फीड कराने के बाद अच्छे से डकार दिलाएं। डकार दिलाने का मेथड भी मैं बता चुका हूँ, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आप देख सकते हैं आई बटन पर, या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। डकार दिलाना, वॉमिटिंग दोनों मैंने पहले से आपको बता रखा है। तो आपको करना ये है कि डकार अच्छे से दिलवाइए। बच्चों को जब भी आप लेटाएं उसका सर थोड़ा सा ऊपर रखें,
अपने हेड को एलिवेट करके रखें और बच्चों को दूध पिलाने के बाद तुरंत मत लिटाएं। थोड़ा सा बच्चों को साथ टाइम स्पेंड करें, उसको अपनी गोद में लेके थोड़ा सा टाइम पास करें, उसको डकार भी दिलवा दें, थोड़ा टहला दें। उसके बाद जब वो सेटल हो जाए उसके बाद फिर आप बच्चों को लिटाइए। तो दोस्तों मैंने कॉमन समस्याओं को कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में। अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई दूं। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपका वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँ। अपना प्यार हमारे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।